धन्यवाद सभापति महोदया। सबसे पहले बिहार की बेटी होने के नाते हम आपको और इस पूरे सदन को बिहार की अकल्पनीय और ऐतिहासिक जीत की बधाई देते हैं। बिहार ने पूरे देश में ये स्थापित कर दिया है कि झूठ और नफरत की राजनीति पर विकास की राजनीति हमेशा भारी पड़ती है। सभापति महोदया, आज का जो विषय है वो बिहार के भविष्य से जुड़ा हुआ है। नीति आयोग ने अटल इनोवेशन मिशन के तहत पूरे देश में 10,000 अटल टिंकरिंग लैब्स बना करके शिक्षा के केंद्र में एक नई क्रांति लाने का आह्वान किया है। इसमें जो सबसे सराहनीय पहल है वो ये है कि 5,692 जो अटल टिंकरिंग लैब्स हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में है। और एक महिला जनप्रतिनिधि होने के नाते हम हमारी वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमण जी का हार्दिक आभार व्यक्त करेंगे कि 2025-26 के बजट में उन्होंने 50,000 ऐसे और अटल टिंकरिंग लैब्स खोलने की घोषणा की है। आपके संज्ञान में लाना चाहेंगे महोदया कि बिहार जो ज्ञान की धरती है वो अभी भी इस विषय में कहीं ना कहीं पिछड़ रही है। आंकड़ों के हिसाब से बिहार में बस 97 लैब्स हैं, जो वहां के विशाल छात्र आबादी के लिए अन्याय है। वहां के जितने भी सरकारी स्कूल के बच्चे हैं महोदया, उनके आंखों में सपने तो हैं पर संसाधन नहीं है। मेरी ये मांग है कि समस्तीपुर लोकसभा जो आप कह सकते हैं कि बाढ़ प्रभावित भी है और अधिकतर वहां की जो आबादी है वो ग्रामीण है, ऐसे में समस्तीपुर लोकसभा के हर प्रखंड में एक अटल टिंकरिंग लैब का निर्माण हो ताकि वहां के जो गरीब बच्चे हैं, वंचित बच्चे हैं और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, उनको भी इनोवेशन और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने का सामान्य अधिकार मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। सभापति जी, मैं उत्तर प्रदेश से शुरू होकर बिहार, बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और देश के बाहर की भी कई देशों में जो नकली कफ सिरप का एक पूरा का पूरा रैकेट चल रहा है सभापति जी, उसके बारे में आपके माध्यम से सदन और देश को अवगत कराना चाहता हूं। सभापति जी, बनारस सेंट्रल बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष राजा आनंद ज्योति सिंह जी इसी कफ से आज से लगभग 1 साल पहले खत्म हुए। उनकी पत्नी भारती सिंह जी ने बताया 1 साल से बनारस पुलिस के दर पे वो भटकती नहीं, कोई उनकी एफआईआर स्वीकार नहीं हुई। मीडिया के माध्यम से जब ये बात बाहर निकल के आई तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय अखिलेश यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया के माध्यम से ट्वीट तमाम तरीके से किया, तब जाके बनारस की पुलिस सक्रिय हुई। सभापति जी, मसला ये है उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और विशेषकर बनारस के आसपास, बनारस, जौनपुर, चंदौली, गाजीपुर, आजमगढ़, भदोही का ये इलाका, जहां पर पूरा का पूरा रैकेट चल रहा है नकली कफ सिरप का। और इस नकली कफ सिरप से मध्य प्रदेश, राजस्थान, बंगाल, देश के बाहर बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका तक नेटवर्क ने नकली कफ सिरप की सप्लाई की और जिससे सैकड़ों बच्चे सभापति जी खत्म हो गए। सभापति जी, अफसोस की बात यह है कि जब भारती सिंह शिकायत करती हैं तो पुलिस ध्यान नहीं देती है। वैसे तो उत्तर प्रदेश के अंदर जीरो टॉलरेंस, आपका बुलडोजर से लेके तमाम चीजें। सौदी सुन लीजिए, आप सौदी महिला हैं, आप बच्चों का दर्द समझ सकती हैं। आप सोचिए सभापति जी, बच्चों के दर्द की ये हालत है और उस बनारस में जहां का प्रतिनिधित्व हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हो, उस बनारस में जहां महीने में कम से कम 4-5 दौरे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी करते हो, और उस बनारस के अंदर एक जाति विशेष के माफिया लोग पूरा का पूरा रैकेट संचालित कर रहे हैं। सभापति जी, 2000 करोड़ से ज्यादा का व्यापार कर डाला। हमें आपत्ति रुपए पे नहीं, लेकिन मैं जानता हूं कि मासूमों की जब जान चली जाती है, सभापति आप महिला होने के नाते इस बात को समझ सकती है कि उस परिवार पे क्या बीतती होगी। लेकिन ये माफिया लोग जिनकी आंखों में पानी नहीं, संवेदनाएं नहीं, बच्चे मरे तो मरे, बुजुर्ग मरे तो मरे, केवल इनके पैसे की कमाई हो जाए। और सभापति जी, मैं आपके माध्यम से कहूंगा केंद्र सरकार के बैठे मंत्री जी, जांच करा लीजिए। वो जो पूरा रैकेट था सभापति जी, उसने पूर्वांचल के जिन जिलों की मैं बात कर रहा हूं, इनके माफियाओं को करोड़ों की गाड़ियां गिफ्ट की हैं।
आप कहेंगे तो नाम सहित दे दूंगा, गाड़ी का मॉडल दे दूंगा, कहीं इनकम टैक्स में उसका दिखाया नहीं गया। और पूरी तरह से रैकेट चल रहा है, प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में चल रहा है। मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी से कहूंगा कि आपके क्षेत्र में बदनामी हो रही है, कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री हनुमान बेनीवाल जी। सभापति महोदया, बहुत ही गंभीर मामला है। मंत्री जी का ध्यान, विदेश मंत्री जी नहीं सर, विदेश मंत्री जी का ध्यान अत्यंत गंभीर, मानवीय और संवेदनशील विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। ये विषय उन 61 भारतीय नागरिकों से संबंधित है जो विभिन्न राज्यों, विशेषकर राजस्थान से स्टडी वीजा और वर्क वीजा पर रूस गए थे, परंतु एजेंटों द्वारा धोखे से उन्हें युद्ध क्षेत्र में भेज दिए जाने की गंभीर जानकारी प्राप्त हुई है। एक 61 लोगों की मिसिंग जो विदेश मंत्रालय ने हमारे को उपलब्ध कराई है कि वहाँ की जो रशिया आर्मी है वहाँ उनको वो वर्क वीजा पर गए थे, स्टडी वीजा पर गए थे, लेकिन फ्रंट लाइन पे उनको लड़ने भेज दिया 61 हमारे देश के नागरिकों को, जिसके अंदर अध्यक्ष महोदय हमारे राजस्थान से अजय कुमार, संदीप सुंडा, मनोज सिंह शेखावत, माधव प्रसाद करमचंद, अन्य राज्यों के कुल 61 युवक पिछले कई महीनों से रूस यूक्रेन युद्ध में जबरन सैन्य गतिविधियों में लगाए गए हैं। 3 से 4 महीनों से उनका अपने परिवार से कोई संपर्क नहीं हुआ। परिजनों की स्थिति अत्यंत नाजुक है। कई माता पिता अस्पताल में, मानसिक तनाव और भय की स्थिति चरम पर है। सभापति महोदय, मंत्री जी से हमने कई बार आग्रह किया। इन परिवारों ने 3 नवंबर और 1 दिसंबर को दिल्ली स्थित जंतर मंतर पर धरना देकर अपनी पीड़ा और चिंता सरकार तक पहुंचाई है। इस विषय की सूचना मेरे द्वारा भी विदेश मंत्री जी को 2 बार दी जा चुकी है। वर्तमान में आवश्यक है कि इन भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और रूस सरकार से तत्काल वार्ता कर इन्हें युद्ध क्षेत्र से सुरक्षित बाहर निकालकर स्वदेश वापसी की ठोस पहल की जाए। एजेंटों द्वारा युवाओं को नौकरी और सामान्य कार्य का झांसा देकर फ्रंट लाइन पर भेजा जाना अत्यंत गंभीर आपराधिक कृत्य है, जिस पर भी त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता है। अतः आपके माध्यम से विदेश मंत्री जी निवेदन है, इस मुद्दे को उच्चतम राजनीतिक स्तर पर तत्काल उठाया जाए, विशेष तंत्र सक्रिय किया जाए। इन 61 भारतीय नागरिकों की शीघ्र सुरक्षित एवं सम्मानजनक वापसी हेतु आपात प्रयास किए जाए। धन्यवाद। मैडम, दुआरे सरकार बोल के एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है हमारी, जो पश्चिम बंगाल के सरकार ने लॉन्च किया था दिसंबर 2020 में, और इसका लिटरल ट्रांसलेशन है कि सरकार आपके द्वार, मतलब गवर्नमेंट एट योर डोर स्टेप. The program aims to deliver government services and the welfare schemes directly to the people, including senior citizens, persons with disabilities, transgender person, prisoner, and the poor and the marginalized group, through outreach camps organized at the Gram Panchayat and municipal ward levels. Madam, ये program अगर centrally केंद्रीय सरकार के तरफ से भी हम पीएम आवास योजना हो गया या मनरेगा हो गया, ये सब के लिए असिस्टेंस के लिए जनहित में अगर हम बूथ लेवल कैंप्स के हिसाब से जारी कर सके, जैसे ममता बनर्जी जी ने किया है, मुझे लगता है कि ये सबके लिए अच्छा होगा। पिछड़े वर्ग के लोग, जो स्वल्प शिक्षित है, वैसे लोग जो हमेशा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसों के पास जा नहीं सकते, आधिकारिकों से मिल नहीं सकते, उनके सुविधा के लिए अगर हम उनके घर तक, उनके द्वार तक सरकार को लेके जाए और उनको जो जो स्कीम्स की जरूरत है उनका एक फैसिलिटी हम उनको दे पाए, तो मुझे लगता है ये जनहित में जारी होगा और सबके लिए अच्छा होगा। आपके माध्यम से मैं चाहती हूँ कि सरकार इसका संज्ञान ले और अगर डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज इंक्लूडिंग दैट ऑफ राशन, लाइक दुआरे राशन प्रोजेक्ट, मुझे लगता है ये अच्छा होगा। मैडम, थैंक यू वेरी मच। दिल्ली में लगभग पिछले 5 सालों से मास्टर प्लान लागू नहीं किया गया है। 2021 में मास्टर प्लान आना था, आज 2025 हो गया है। दिल्ली में लैंड पूलिंग पॉलिसी लागू नहीं हो रही है, दिल्ली में जीडीए पॉलिसी लागू नहीं हो रही है और इसी के कारण दिल्ली अनप्लान्ड तरीके से उसका विस्तार हो रहा है। दिल्ली की जितनी भी खेती बाड़ी की जमीन है, आज जमीन के ऊपर अनऑथराइज कॉलोनीज बसाई जा रही हैं। मैं सरकार से ये आग्रह करना चाहता हूं कि अब ये दिल्ली जो लगातार खेती बाड़ी की जमीनों पर बिल्डिंग बायलॉज का वायलेशन करके, मास्टर प्लान का वायलेशन करके बसाई जा रही हैं,
दिल्ली इस बोझ को सहन नहीं कर सकती। आज दिल्ली के सामने संकट खड़ा हो गया है, बिजली का, पानी का, सड़कों का। दिल्ली आज यदि दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी बन गई है तो उसका एक ही कारण है कि दिल्ली अनप्लैन्ड वे से बसाई जा रही है। तो इसलिए आवश्यक है कि जल्दी से जल्दी मास्टर प्लान नोटिफाइड किया जाए, जिससे कि दिल्ली को प्लान्ड वे में बसाया जा सके और अनऑथराइज्ड कॉलोनीज के लिए जल्दी से बिल्डिंग बायलॉज बनाए जा सके। मैं ये आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सभापति महोदया। अभी वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण चल रहा है सभापति महोदया, और मैं लगातार इन बातों को पिछले 10-12 साल से उठाता रहा हूं पार्लियामेंट के अंदर कि मेरा जो इलाका है संथाल परगना, जहां से कि मैं सांसद हूं, 1951 में वहां 45% आदिवासियों की आबादी थी और अभी जब 2011 की जनगणना हुई तो केवल 26-27% है, और जब अभी 26-27 में जनगणना होगी तो मुझे लगता है कि वो 21 या 22% हो जाएंगे। लगभग हम आदिवासियों की यहाँ बात करते हैं, आदिवासियों की सुरक्षा की बात करते हैं, लगभग 50% आदिवासी गायब हो गए। मुसलमान की आबादी हमारे यहाँ 9% थी, वो अब 24%। पूरे देश भर में मुसलमान केवल 4% बढ़े हैं। ये हिंदू और मुसलमान का सवाल नहीं है, हमारे यहाँ मुसलमान 15% बढ़े हैं। जहां की विस्थापन है, जहां पलायन है, जहां रोजगार के कोई साधन नहीं है, ये कौन से लोग? ये सभी बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं जो हमारे यहां आ गए हैं, उनसे वोट प्रभावित करके ये सारी अपोजिशन चुनाव जीतती है। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि ये जितना मालदा, मुर्शिदाबाद, कालियाचक, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, जहां मैं अभी इंचार्ज भी था, साहबगंज, पाकुड़, सबों के लिए जो है एक कोहेसिव प्लान बनाया जाए, बीएसएफ को पूरा अधिकार दिया जाए और एनआरसी लागू करके सभी बांग्लादेशी को घसीट कर जो है बाहर किया जाए। जय हिंद, जय भारत।